हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। हमने इससे पहले के पार्ट में आपको सारे एग्जाम्पल और आपके एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करवाया, उससे संबंधित एग्जाम्पल देखे और इसके बेसिक्स देखे, इसके कॉन्सेप्ट देखे, किस प्रकार से जीरो फाइंड किया जाता है, किस प्रकार से जीरो को फाइंड करने के लिए लिखा जाता है, जीरोस क्या होते हैं और जीरोस का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन होता है। और हमने सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फार्मूले भी कंप्लीट किए हैं। अब हम यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन उन्हीं फार्मूलों के बेस्ड यहाँ पर बनी है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें यहाँ पर पिछले 3 एग्जाम्पल जो हमने कंप्लीट किए थे उसमें से एक एग्जाम्पल लास्ट वाला जो इससे पहले का था, उसके अंदर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था और इससे पहले के 2 एग्जाम्पल के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व मैंने करवाए थे कि कोफिशिएंट आपको रिलेशन कोफिशिएंट का निकालना है, उससे पहले जीरो फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम उसी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा x² - 2x - 8। मैं यहाँ पर आपको बेसिकली क्वेश्चन समझा दूंगा पूरा। अब आपको थोड़ा सा राइटिंग वर्क देखना है तो आप जिस प्रकार से चाहें इसे अरेंज करना, उस प्रकार से आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका मूल कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट करवा देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कॉपियाँ बनवाने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। आपका मैथमेटिक्स का जहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, वह प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उसको क्लियर करवा देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर x² - 2x - 8 हमें दिया गया है और यह क्या दिया गया है, यह एक पोलिनोमियल है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो हम इसे पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इसे लिख देते हैं यहाँ पर px और क्वाड्रिक है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या इन्होंने जो लिखा है क्वाड्रिक पोलिनोमियल, क्या ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर x की पावर 2 है और हम जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री उस पोलिनोमियल में दिए गए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। अब यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है और उसकी मैक्सिमम पावर 2 है और मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। और उस डिग्री से हमें पता चलता है कि यह पोलिनोमियल हमारा लीनियर है या क्वाड्रिक है या क्यूबिक है। तो यहाँ पर x⁴ है, इसका अर्थ इसकी डिग्री 2 है और डिग्री 2 वाला पोलिनोमियल हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहलाता है। चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि क्वेश्चन में दिया गया सही दिया है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन बताना है, उसके लिए हमें यहाँ पर जीरोस फाइंड करना होंगे। अब यहाँ पर जीरोस के लिए हमारा मूल कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर क्या वैल्यू पुट की जाए, इसके अंदर क्या वैल्यू पुट की जाए कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। मतलब आपको इतना और समझना है कि इस x² - 2x - 8 के अंदर x की क्या वैल्यू पुट की जाए, x को रिप्लेस किया जाए। x को क्या किया जाए, एक वैल्यू से रिप्लेस किया जाए, एक वैल्यू से रिप्लेस किया जाए और वह रिप्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, वह रिप्लेसमेंट की होगी वैल्यू रियल नंबर। किसी भी एक रियल नंबर से इसे रिप्लेस किया जाए और वह रिप्लेसमेंट के बाद यह आपका जो x² - 2x - 8 है यह 0 हो जाए। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जो यह काम कर देगी, जो नंबर, जो रियल नंबर इस काम को कर देगा, किस काम को कर देगा, इस x² - 2x - 8 की वैल्यू पूरी 0 कर दे। हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, कोई एक वैल्यू इसके अंदर रखी और वह इस पूरे पोलिनोमियल को 0 कर दे, वही वैल्यू इसके जीरोस कहलाएगी, जो इसे 0 बना देगी। तो यहाँ पर वही हमें फाइंड करना है कि कौन सी वैल्यू इसको 0 बना देगी। तो हम एक परिकल्पना पे चलते हैं कि मान लेंगे कि वह वैल्यू ये होगी, मान लेंगे हम वो वैल्यू ये होगी। और कैसे मानेंगे, इसके मानने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि px = यहाँ पर लिखा हुआ x² - 2x - 8, इसे हम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो x² - 2x, 2x और 8x को देखिए, 2x और 8 को देखिए आप। 2x और 8 में कुछ रिलेशन हमको बनाना है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक किस प्रकार से करना है, हम -2 को इस प्रकार से ब्रेक करें
-2x को कि उन दोनों का मल्टीप्लाई ब्रेकअप करने के बाद जो दो संख्याओं में करेंगे उनका मल्टीप्लाई हमारा 8 आ जाना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -2 आ जाना चाहिए। जैसे हम करते हैं 4 और 2 ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ किया प्लस, यहाँ लिख देते हैं हम -4x। क्या लिखते हैं? -4x और प्लस का 2x और -8। आप इसे समझिए, हमने लिख दिया x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ये कैसे लिख दिया? 4x और 2x, -4x में से 2x माइनस हुए तो आपके पास क्या बच जाएगा? आप -4x में से प्लस के 2x माइनस हुए तो क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा माइनस का 2x। इस टर्म को थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूँ रफ वर्क में। -4x प्लस 2x इक्वल टू क्या होता है? यहाँ होता है 2x। तो मैं इस 2x को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं इस 2x को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और -4 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 8, और वो भी कैसा 8? माइनस का 8 प्राप्त होता है। -4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 प्राप्त होता है। मतलब आपने जो यहाँ पर किया वो बिल्कुल सही किया। आपको इस प्रकार से विचार करना होगा। अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद यहाँ से x बचता है और यहाँ से -4 बचता है, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x आपका 8 में नहीं है। 2 कॉमन लिया तो यहाँ से -4। अब आप इसे वेरीफाई भी कीजिए कि आपने जो कॉमन लिया है क्या वो सही लिया है। इसका वापस से मल्टीप्लाई करने पर यह स्टेप आपको आ जानी चाहिए। x स्क्वायर, x का -4 से -4x, 2 का x से प्लस का 2x, 2 का -4 से 8। कुल मिलाकर आपने ये सही किया है। और आप इसे यहाँ पर x -4, यहाँ पर x -4, दोनों में x -4 है तो फिर अगेन x -4 कॉमन ले लीजिए और यहाँ बचता है x + 2। यह आपका x बचता है और ये +2 यहाँ पर बच जाता है। यहाँ से हमने x -4 दोनों टर्म में से बाहर निकाल लिया तो यहाँ से सीधा x बच गया और यहाँ से प्लस का 2 बचता है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। अब हम कहाँ पहुँच गए? इस px को लेकर, इस px को लेकर कहाँ पर पहुँच गए? हम इन दोनों के फैक्टर के फॉर्म में पहुंच गए। हम इक्वेशन से चले थे, एक्सप्रेशन से चले थे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर कहाँ आ गए? हम इन दोनों का मल्टीप्लाई पे पहुंच गए। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सॉल्व होना आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अदरवाइज रिवर्स करके वापस आपको देखने की फैसिलिटी आपके गैजेट के अंदर दी गई है, आप उसे उस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें इसका मूल भाव क्या है? पहले क्वेश्चन के अंदर पूरी ताकत लगाकर मैं आपको सारे बेसिक्स क्लियर करवा देता हूँ एक बार, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है px = -x -4 और x + 2। हम ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? जीरोस की कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा जा रहा है और मैं कह रहा हूँ और लिखा हुआ है कि ये दोनों जो टर्म हैं, इन दोनों टर्म में हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि यह 0 हो जाए। कुल मिलाकर हमें px को क्या बनाना है? 0। क्या बनाना है? px को 0 बनाना है। px को 0 बनाना है मतलब इस पूरे को क्या बनाना है? 0 बनाना है। वो कैसे संभव होगा? वो कैसे संभव होगा कि px = 0 हो जाए? px = 0 कब होगा? जब हम x की कोई वैल्यू ऐसी फाइंड करें कि इसमें रखने से वो दोनों 0 हो जाए। एक बात तो क्लियर हो गई कि जीरोस फाइंड करने के लिए ये टर्म हमारी 0 होना जरूरी है, ये 0 होना जरूरी है। अब ये विचार कीजिए कि यह टर्म 0 कब होगी। जैसे मान लीजिए a × b = मान लीजिए 0, a × b = कहीं 0 लिखा हुआ है। क्या a × b 0 हो सकता है? a × b 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है तो एक शर्त पे हो सकता है कि या तो a की वैल्यू 0 हो या फिर b की वैल्यू 0 हो, या तो a की वैल्यू 0 हो या फिर b की वैल्यू 0 हो। आप इसे इंग्लिश में और लिख सकते हैं, या तो a 0 है या फिर b 0, a = 0 और b = 0, इन दोनों में से एक 0 हो सकता है। यदि इन दोनों में से एक 0 हुआ तभी a × b = 0 हो सकता है। तो दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। दोनों में से एक 0 होगी तभी इन दोनों का 0 का इनका मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। तो यहाँ पर यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट
काम करेगा कि इन दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट है, एक यह है और एक ये है। हम कह रहे हैं कि जीरोस आएंगे, जीरोस आएंगे, लेकिन कब आएंगे? जब इन दोनों में से एक जीरोस होगा। जब दोनों में से एक जीरो होगा तभी तो इसका गुणा जीरो होगा, तभी तो इनका गुणा जीरो होगा। बस इसी लॉजिक को लेकर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यदि इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन तब क्या होगा? x इक्वल टू प्लस 4 आ जाएगा। यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 होता है तब x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन तब क्या होगा? तब x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रही? हमने दोनों को अलग अलग लिख लिया। यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0, हमने कह रहे हैं कि या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 4, और यहाँ पर और भी लिख सकते हैं। और यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2, इतना हमें लिखना है। यह हो चुका है। तब हमें ये जीरोस आ चुके हैं। हमारे जीरोस क्या आ चुके हैं? हमारे जीरोस आ चुके हैं पॉलिनोमियल के, क्या आ चुके हैं? जीरोस ऑफ px क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज क्या है हमारे पास? माइनस प्लस 4 एंड माइनस 2। ये दो हमें जीरोस के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। जीरोस ऑफ px इज 4 एंड माइनस 2, दो जीरोस हमें आ चुके हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी जीरोस तक पहुँचे हैं। अब जीरोस आने के बाद आपको क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट से उसका रिलेशन फाइंड करना है। तब हम इसे लिख सकते हैं, देन क्या लिख सकते हैं? अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2, ऐसा हम लिख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू, एक जीरो हमारा 4 है और एक जीरो हमारा माइनस 2 है। हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ इतना से समझना है, बस इतना समझ गए, इसके बाद तो आप सब कुछ कर देंगे। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको कहीं पर भी देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका रिलेशन बनाते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसे यहाँ से क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट यह दो टुकड़ों में होगा। हमारा एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट के अंदर हम जीरोस फाइंड कर चुके हैं। अब हमारा रिलेशन देखना है। अब हम रिलेशन देखते हैं। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस क्या है? सम ऑफ जीरोस यहाँ से लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का अर्थ है कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का अर्थ है अल्फा प्लस बीटा। थोड़ा सा डिटेल में अब मैं पहला क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा। हम इसे लिखते हैं माइनस बी बटे ए। क्या लिखते हैं? माइनस बी बटे ए। और इसे हम लिखते हैं माइनस बी बटे ए के बाद में हम इसे लिखते हैं माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब आपका अल्फा है 4 और बीटा है माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा किया तो 4 में से 2 गए तो क्या बचते हैं हमारे पास? यहाँ पर बचते हैं 2 बच जाता है, और अपान में कुछ नहीं है तो 1 बचता है। और यहाँ की स्टेप वैसे की वैसे आपके पास आ जाती है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन से क्या ये मिलान होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है -2, तो क्या यहाँ पर -2 आ रहा है? बिल्कुल यहाँ पर -2
आ रहा है। किस प्रकार से -2 आ रहा है, यहाँ पर एक माइनस ऑलरेडी दिया गया है और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पर -2, यह -2 है और -2 से -2 यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -2 यहाँ पर है और -2 से -2 होकर यहाँ पर होता है +2, जो कि वैल्यू हमारी +2 के इक्वल आ चुकी है और यहाँ पर आता है -2। तो आप इस इक्वेशन को इस प्रकार से भी देख सकते हैं, मैं इसे और डिटेल में लिख देता हूँ, x² प्लस -2x माइनस +8 इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया है +2/1, 4 में से आपके 2 गए तो यहाँ पर बचते हैं 2 और 2 जो है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x को देखिए, x के मल्टीप्लाई में क्या है, -2 है, तो यहाँ पर यदि आप -2 रखेंगे तो -2 होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाता है आपका प्लस। कुल मिलाकर आपका जो ये पार्ट है और यह पार्ट है दोनों बराबर मैच होते हैं या नहीं होते, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर 2 आता है और 2 हमारा मैच हो रहा है, यहाँ -2 रखते हैं, चलिए इसको रख देता हूँ मैं 2/1 और कोफिशिएंट को अगर हम वैल्यू में पुट करें तो माइनस और कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर x की, यहाँ पर है -2 अपान कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाता है, तो 2/1 इक्वल टू 2/1। कुल मिलाकर यह इसका रिलेशन है और जो कि एक सही रिलेशन कहलाता है। तो आपको जनरली यहाँ तक ही लिखा जाता है, मैंने आपको थोड़ा सा और आगे इसका सॉल्व करके दिखा दिया कि ये दोनों इक्वल ही है। तो इसके बाद सेकंड हमारा आता है, सेकंड इसी टाइप से आता है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ, क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला है हमारा क्या है कि माइनस कोफिशिएंट के लिए लिखते हैं कि माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, कांस्टेंट टर्म बटे अपान कोफिशिएंट ऑफ x², इस प्रकार से लिखा जाता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पर लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमने एक एग्जांपल भी यहाँ पर किया था, कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x², और इसी के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x², इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से दिया गया था कि यहाँ पर माइनस, देखिए आप यहाँ पर -7 था, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या था 7 से यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाता है, जो कि इसके इक्वल है और यह वैल्यू हमारी आ जाना चाहिए। सम ऑफ जीरोस जो होता है वह इससे मैच हो जाना चाहिए, बस इतना सही हमें बताना। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो 10 आया था यह इससे मैच हो जाना चाहिए, इस प्रकार से इसका रिलेशन हमें देखना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का होता c/a, और प्रोडक्ट अगर इसका करें c/a, चाहे आप ना लिखें इसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट आप प्रोडक्ट करते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई -2 से होता है, तो यहाँ पर होता है -8 और अपान में 1, और -8 अपान 1 होता है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म -8 है और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1 है। तो इस प्रकार से इन दोनों का रिलेशन आपका सही है, यह रिलेशन बन जाता है। हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो का यह रिलेशन और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यह रिलेशन। तो इस प्रकार हमने रिलेशन भी बना दिया इसका और कोफिशिएंट जीरोस भी फाइंड कर लिया और कोफिशिएंट से रिलेशन भी कंप्लीट कर लिया, और यह क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा जाता है और समझा जाता है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 4s² - 4s + 1 दिया है और यह है पॉलीनोमियल, यह क्या दिया है, हमारा px दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इसे कैसे लिखना है, इसे हमें फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। और बेसिकली कॉन्सेप्ट जीरोस का यह होता है
कि आपको इसमें क्या वैल्यू पुट करें, x को किस वैल्यू से रिप्लेस करें, और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वह s में दिया हुआ है, हम इसे x में लिखने की गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर s में दिया है तो जिस वेरिएबल में आपकी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वही आपका यहाँ पे x में भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर s है तो s में यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है, इसलिए हम इसे पॉलिनोमियल s ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। कुल मिलाकर इसकी वैल्यू हमें निकालना है कि किस वैल्यू से यह 0 हो जाएगा। तो इसे निकालने का एक सीधा से सिंपल सा तरीका है, हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक, ये लिख दिया हमने। हम 4s को किस हिसाब से यहाँ पर ब्रेक करें, हमें इसे ब्रेक करना है 4s को, और ब्रेक करने का तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए यह आपकी वैल्यू है 1 और यहाँ पर a की वैल्यू है 4, तो 4 इंटू 1 होता है 4। यदि यहाँ पर 4 नहीं होता है तो सिर्फ हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर 4 के लिए ब्रेक करना है 4 को, इस 4s को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में ब्रेक करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 आ जाए और उनका जोड़ और घटाव करें, प्लस और माइनस करें तो 4s आ जाए। आपको थोड़ा सा इसे डिटेल में समझना चाहिए। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह क्योंकि आपसे पूरी क्वाड्रिक इक्वेशन आगे आएगी नेक्स्ट 4 चैप्टर में, तो आपको बहुत ज़्यादा इस पर काम करना होगा और यह आपको आना ही है, आना ही चाहिए। तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यहीं पे इसे क्लियर कर लीजिए कि इसे फैक्टर के फॉर्म में कैसे बदला जाता है। हमें a और c को देखना, कुछ नहीं करना है आपको, a मल्टीप्लाई c कर दीजिए। ठीक, a मल्टीप्लाई c करने के बाद आप इस b को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए, किसको, b को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि इसका प्लस और माइनस करें, इसका प्लस और माइनस करें तो आपको b आ जाए, और इनका इन्हीं ब्रेक किए होगा अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें a इंटू सी आ जाए। इस प्रकार से आपको सोचना है। तो जैसे यहाँ पर वही किया मैंने, क्या किया, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 होता है, 1 इंटू 4 इक्वल टू प्लस का 4 होता है, प्लस माइनस भी साथ में ही चलेंगे। और यहाँ पर -4 को देखना है, -4 को ऐसे दो टुकड़ों में देखता हूँ, -4 को मैं देखता हूँ -2 और -2 के लिए। ठीक है, मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, -2 अब जब इन दोनों को मैं प्लस या माइनस करता हूं तो मैंने जो भी दिया हुआ है उनके हिसाब से, यहाँ दोनों माइनस में, दोनों माइनस में प्लस हो गए तो हमारे पास आ जाता है -4, और इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास आ जाना चाहिए प्लस का 4। तो -2 प्लस 4 होता है, और -2 को ऐड किया जाए तो प्लस माइनस का 4 होता है। बस इतना सा ही इसके अंदर लॉजिक है और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो हम इसे तोड़ सकते हैं, 4s स्क्वायर ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसा, -2s प्लस 1, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसे लिख दिया है। जहाँ जहाँ आवश्यकता लगेगी हम आपको बिल्कुल डीप में ज़रूर बताएंगे। इस प्रकार से लिख दिया। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमने कॉमन लेना स्टार्ट किया तो यहाँ पर 4s है और यहाँ 2s है। सीधी सी बात है, 4s और 2s है तो कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन इस 4s और 2s में इस प्रकार से लेंगे। फिर से इससे समझ लो आप, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इस 4s स्क्वायर को आप लिख सकते हो 2s गुणित 2s, ऐसा लिख सकते हैं आप, 4s इंटू 4s स्क्वायर को 2s इंटू 2s, 2 दूना 4 और s का स्क्वायर -2s, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। इन दोनों में से कॉमन लेने का अर्थ है कि 2s यहाँ से दोनों में से निकल गया, तो यहाँ पर 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचता है हमारे पास 2s। कभी भी s क्वेश्चन में देना नहीं चाहिए उन्होंने, लेकिन दे दिया है क्योंकि लिखने में बड़ी परेशानी आती है। और यहाँ से -1 बचता है क्योंकि यहाँ से 2s पूरा निकल गया और यहाँ 2s है, यहाँ पर 1 है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं। क्योंकि 2s हमारा माइनस का है इसलिए पहले हम माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ 2s बच गया आपका प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका, और यहाँ प्लस में से जब माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ पर माइनस और ये 1 बचता है। प्लस में से जब भी माइनस कॉमन निकल जाएगा तो माइनस, क्योंकि इसका हम यदि गुणा करके देखें वापस, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये स्टेप मिलना चाहिए। देखते हैं,
2s का 2s से किया 4s स्क्वायर, 2s का 1 से किया तो माइनस 2s, माइनस 1 का 2s से किया तो माइनस 2s, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेप और ये स्टेप दोनों सेम है, इन दोनों को अगेन मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 2s माइनस 1 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया हमारा 2s और यहाँ से बच गया माइनस का 1। दोनों लगभग एक जैसी ही है, एक ही स्टेप है। अब हम यह जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी हमें जीरोस फाइंड करना होगा तब हम इसे किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। हमको इसे लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि या तो यह ज़ीरो होगी या यह ज़ीरो होगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई ज़ीरो होए, इन दोनों का मल्टीप्लाई ज़ीरो है, तब जाकर ही हमें पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड होंगे। पॉलिनोमियल के ज़ीरो से अर्थ है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ज़ीरो है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ज़ीरो है, और जो नंबर, जो रियल नंबर यहाँ एस को रिप्लेस करके रखा जाएगा वह नंबर इन दोनों को जीरो कर देगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो कब होगा, जब यहाँ पर दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब दोनों में से एक जीरो हो। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अभी इफ लिखना आवश्यक नहीं है, 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो और 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, देन तब क्या आएगा, s की वैल्यू s इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और 2 उसके बटे में जाएगा तो 1/2। तो एक जैसा ही तो है यह और यह, कुल मिलाकर अगेन अगर उसको लिखना चाहें 2s माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, देन s इक्वल टू 1/2। तो दोनों की ही वैल्यू हमें 1/2 की तरह प्राप्त होती है। 1/2 आ चुका है, मतलब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं। दोनों हमारे जीरोस फाइंड हो चुके हैं। दोनों जीरोस क्या है, 1/2 हमें दो जीरो मिल चुके हैं, दोनों जीरो आ चुके हैं। अब हम निकालते हैं उसका रिलेशन। तो सम ऑफ, हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 से 1/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आधा और आधा जोड़कर हमारा 1 हो जाता है। तो 1/1 इसे लिख सकते हैं, 1/1 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो फाइनली हमारा आ चुका है 1/1। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हमें कोफिशिएंट से इसकी तुलना करना है। यह 1 क्या है, यह 1 क्या है, यहाँ पर 1 कहाँ है, यहाँ पर 1 कहाँ है, यहाँ पर 1 यह है। मतलब हम लिख सकते हैं, अब हम इसे कोफिशिएंट के हिसाब से अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर आ चुका है 1/1। 1/1 से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास चाहिए 4 चाहिए। तो हम इसमें एक काम करते हैं, माइनस और -4 लिख देते हैं। -4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी -4 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मैंने +4, यहाँ पर भी +4 से मल्टीप्लाई कर दिया। +4 है, दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ माइनस +4 है, +4/+4 इक्वल टू होता है 1। तो कुल मिलाकर हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं -4/4। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि हम यहाँ पर कोफिशिएंट से की तुलना करना चाहते हैं। हम देखते हैं अब -4 यहाँ पर क्या वैल्यू है, -4 कहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है, एस के मल्टीप्लाई में है -4। तो -4 को हम लिख सकते हैं, यह हमारा फार्मूला वाला माइनस, और यहाँ पर माइनस जो है ये -4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट है -4, यहाँ पर x s का कोफिशिएंट है -4। तो कोफिशिएंट ऑफ s यहाँ पर है -4, और यहाँ पर अपान में जो 4 दिया हुआ है वो 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की ऐसी हैबिट हुई है,
एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैच हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं 1/2 इंटू 1/2। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से किया तो हमारे पास आ जाता है 1/4। हम प्राप्त कर चुके हैं 1/4। अब 1/4 देखते हैं ये क्या है। 1/4 आ चुका है हमारा फाइनली। तो 1/4 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर कोफिशिएंट जब लिखते हैं तो कांस्टेंट टर्म चाहिए। कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है, मतलब काम हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हो और उसके बाद 4 चाहिए तो हम फटाक से यहाँ पर लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर ये रहा 4। तो हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो यह आपका कंप्लीट सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप जिस प्रकार से चाहें इसे सेव कर लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 6x² माइनस 3। क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें सबसे पहले फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है जीरोस। उसके बाद हम जो है उसका रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम इस टर्म को कुछ आगे पीछे टर्म करके दे दिया गया है इस एक्सप्रेशन को। तो इस एक्सप्रेशन को पहले पॉलिनोमियल की शर्त के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे px। क्या लिखेंगे? px इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस प्रकार से हम इसे लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि ऐसा लिखने से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। यह बिल्कुल एक स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है। अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, आपको ऐसा अरेंज करना ही होगा। यही इसका रूल है, क्योंकि हमारी जो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वह इस फॉर्म में है घटते हुए क्रम में। आपका जो वेरिएबल है उसकी पावर घटते हुए क्रम में रहना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। x² के बाद x आएगा, उसके बाद आपका कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ पावर 3 होती तो 3 के बाद 2 आता और 2 के बाद फिर x आता और फिर आपका कांस्टेंट आता। चलिए यहाँ तक आ गए। इसके बाद हमारा जो तरीका बनता है वह तरीका यही है कि हम 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? -3 का मल्टीप्लाई आपने 6 से किया, क्योंकि हमें 7x को ब्रेक करना है। 7x को किस प्रकार से ब्रेक किया जाए? 6 का 3 से किया तो यहाँ -18 आता है। अब मान कीजिए सेकंड आपका है -7। इन दो पे विचार करना है हमें, तो हम इस पे विचार करते हैं। वो दो नंबर क्या हो सकते हैं? तो 9 और 2 -9 इंटू -2, वो दो नंबर हमारे -9 और 2 होंगे। क्या होंगे? -9 और 2 आपके वो दो नंबर है -9 और +2। हम जब -9 में से +2 को माइनस करेंगे, हम इसे पहले करते हैं प्लस और माइनस के लिए। -2 में से हमने +2 किए तो हमें माइनस का 7 आ जाता है, यह आ गया। और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं, तब हमें आता है -18 आ जाता है। तो हमें -9 और -2 को समझना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। और यह हम हमारे कैलकुलेशन से ही ला सकते हैं, हमारे दिमाग के कैलकुलेशन से ला सकते हैं। हमारी तर्क शक्ति लगाएंगे यहाँ पर कि हम क्या करें। आपको चिन्हों का चेंज भी नहीं करना है, आपको प्लस माइनस बदलना भी नहीं है। -9 +2, -9 और +2 का जोड़ घटाव किया तो -7 आ गया, और ऐसा कैसे ही दोनों का प्रोडक्ट किया तो -18 आ गया। मतलब हम इसे लिख सकते हैं 6x² -9x + 2x
-3, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया इसे 9x + 2x में, इस प्रकार से लिख दिया है। अब आपका पूरा अरेंज हो चुका है ये व्यवस्थित। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 6 और 9 जो है 6 और 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो हमने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा हमारा 2x और यहाँ से 3x निकलने के बाद बचता है 3 3 या 9। और यहाँ इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पर +1 ले लेते हैं और 2x - 3 से लिख देते हैं। 2x - 3 दोनों में है, तो दोनों में होने के कारण हम यहाँ पर से 2x - 3 कॉमन ले लेते हैं। 2x - 3, यहाँ बचता है 3x + 1। इस प्रकार से यह हो चुका है। अब हम जानते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हैं px के लिए। यहाँ तक आप px को साथ लेके चलिए, यह आपका px चल रहा है। अब हम यहाँ जानते हैं जीरोस के लिए कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वह 0 होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। और वह कब होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। इफ 2x - 3 = 0, देन x = क्या आ जाएगा, 3 आपका उस तरफ गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस के 3 के अपान में 2 गया तो प्लस का 3/2। और इफ यदि 3x + 1 को मैं लेता हूँ, 3x + 1 = 0, तब क्या होगा, देन x = क्या होगा, x = हम यहाँ पर 1 को उस तरफ ले गए तो -1 और 3 उसके अपान में चला गया तो -1/3। इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 जीरोस प्राप्त हो जाते हैं। यह हमारे पॉलिनोमियल के 0 है, यह हमारे पॉलिनोमियल के 0 हैं। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के 0 निकालने के बाद, पॉलिनोमियल के 0 आने के बाद हम देखते हैं कि इनका सम और प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस करते हैं, हम इन दोनों का प्लस करते हैं, मतलब 3/2 और प्लस की जगह -1/3, प्लस माइनस माइनस हो चुका है। हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, उसके बाद 3 3 या 9 -1, कुल मिलाकर यहाँ पर और आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 के 2, 9 में से 2 गया तो यहाँ पर 7/6। 7/6 आ चुका है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आ चुका है 7/6। अब देखते हैं हम इसको तुलना करके, तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं 7/6। 7/6 में देखते हैं क्या होता है। 7 कहाँ है इसके अंदर, 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर लिखा हुआ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7, तो यहाँ पर रख दिया हमने -7। तो कोफिशिएंट ऑफ x आपका माइनस है, ये हमारा फार्मूले वाला माइनस है। हम कोफिशिएंट जब लिखते हैं तो माइनस लिखते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और इसके अपान में लिख देते हैं। अपान में क्या लिख देते हैं, 6 है, और 6 कहाँ की टर्म में है, 6 x² के टर्म में, और x² के टर्म में मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², ये कोफिशिएंट ऑफ x² है 6। तो यहाँ पर ये प्लस का 7 आ चुका है। प्लस का 7 कैसे आ गया, हमें यहाँ पर एक माइनस लगाना है, अंदर आपका एक और माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपकी जो अंदर वाला कोफिशिएंट ऑफ x है वो है -7, आपके यहाँ पर है -7 x का कोफिशिएंट। तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -7,
तो यह आप कुल मिला के इसे ऐसा पढ़ सकते हैं, माइनस ये वाला और ये -7 और ये 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। तो इस प्रकार जो हमारा लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है और यही फार्मूला हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, 3/2 का मल्टीप्लाई करना है -1/3 से। हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आपका मल्टीप्लाई हुआ -1 का, तो यहाँ पर -3/6, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा है -3/6। इसे अगर हम इस इक्वेशन की तुलना में लिखें, इस इक्वेशन की तुलना में लिखें तो इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल की एक्सप्रेशन में आपका जो 3 है वो कहाँ लिखा है, वो आपका 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये 3 क्या है, ये 3 है आपका कांस्टेंट टर्म, यह आपका 3 है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म है आपके यहाँ पर -3 आपके कांस्टेंट टर्म है और 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², और यह है आपका कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² है 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक चीज़ और है कि आप जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ये सम ऑफ 0, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा -7/6 आया है, 7/6 आया, तो आप इसको -7, यहाँ एक बाहर माइनस और एक अंदर -7/6 ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसकी तुलना आप इससे करेंगे तो यहाँ पर आप जो है इसे यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और यहाँ का जो माइनस है वो ख़त्म कर दीजिए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ x, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपका यहाँ पर -7 हो चुका है और यहाँ पर फिर अगेन माइनस, तो आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो लो थोड़ा सा समझने का फ़र्क है लेकिन लिखा एक जैसा ही था, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर भी हमें वही सब करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, TU = 4U² + 8U का पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल को हम ब्रेक करते हैं तो 4U यहाँ से कॉमन आ जाता है, तो यहाँ से एक U बचता है और यहाँ से एक 2 बचता है। अब हम जानते हैं कि इसे इस टर्म के बाद में लिखना है। यहाँ पर आ चुका है 4U का मल्टीप्लाई U + 2 से, 4U का मल्टीप्लाई U + 2 से, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब हो सकता है, कब हो सकता है, उसे कैसे लिख सकते हैं। हम उसको लिख सकते हैं कि 4U = 0 या फिर और U + 2 = 0 इफ 4U, इस 4 को थोड़ा सा हम 4U को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, 4U = 0, देन क्या हो सकता है, 4U = 0 देन U = 0, सीधे सीधे U = 0 हो क्योंकि 4 इसके डिवाइड में जाएगा और 0 हो जाएगा। इफ U + 2 = 0 तब क्या होगा, तब आपका हो जाएगा U = -2। यहाँ पर हमारे दो आपके अल्फ़ा = 0 एंड बीटा = -2 दो जीरोस आ चुके हैं, दो जीरोस फाइंड हो गए। अब इन जीरोस के फाइंड होने के बाद सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अब आपको थोड़ी देर के लिए एक चीज़ और समझना है कि यह जो इक्वेशन दी है या आप मान के चलिए कि इस फॉर्म में दी है, 4U² + 8U + 0, आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं दी गई है तो इसका अर्थ है कि वह 0 है, क्योंकि आप तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे कोफिशिएंट के अंदर। अब हम यहाँ से सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस = सम ऑफ जीरोस किया, हम जोड़ते हैं 0 को -2 से, 0 को -2 से 8 किया तो फाइनली हमारे पास आ जाता है -2। फाइनली हम
प्राप्त करते हैं -2। और अपान में क्या है, अपान में कुछ नहीं है तो 1 है, तो कुल मिला के हमारे पास आ जाता है -2/1, -2/1। ये हमारा सम ऑफ 0 से -2/1। अब हमें लाना है ये, और -2 तो कहीं है नहीं इसके अंदर, तो हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ हमें चाहिए x के लिए 8 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुल मिलाकर हमारा हो जाता है -8/4। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, -8/4। और -8/4 है हमारा जो है ये -8/4। इसे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट की लैंग्वेज में कि -8, तो यहाँ पर ये ऐसा लिख सकते हैं आप इसे, माइनस बाहर और 8 अंदर। तो 8 क्या है यहाँ पर, 8 क्या है यहाँ पर, 8 क्या है, u का कोफिशिएंट है ये, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ u। और 4 क्या है यहाँ पर, ये आपका 4 है, और 4 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह हमारा पहला रिलेशन सम ऑफ 0 का हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 का -2 से, हमने 0 का मल्टीप्लाई किया -2 से, तो फाइनली हमें प्राप्त होता है 0। ठीक है, 0 आ चुका है। इसके बटे में हम चाहे तो 4 रख सकते हैं, क्योंकि 0 के बटे में 4 रखने का अर्थ है कि 0 ही होगा। हम इसे थोड़ा सा अगले स्टेप में लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। हमने इसको लिखा 0/4 इस प्रकार से। अब 0 कहाँ है, 0 हमारी कांस्टेंट टर्म है, हम इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म। और अपान 4 कहाँ है, 4 हमारी है u स्क्वायर के टर्म, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं और इस प्रकार आप इसके जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं, और इसी लैंग्वेज में आपको लिखना भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा यहाँ पर t² - 15। तो यहाँ पर t² - 15 ये हमारा pt में दिया गया है, pt = t² - 15 दिया गया है पॉलिनोमियल। अब हमें यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं if the value of t² - 15 is 0, आपकी t² - 15 की वैल्यू 0 होगी कब होगी, when यहाँ से आपका जीरोस फाइंड करने की प्रोसीजर चालू होती है। हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने की प्रोसीजर के अंदर हमें लिखना है सबसे पहले इफ द वैल्यू ऑफ t² - 15 इज 0, व्हेन कब 0 होगी, हमें सबसे पहले इसे 0 करना है। इसे 0 करने का अर्थ है कि इसके अंदर t की क्या वैल्यू पुट की जाए, t² - 15 के अंदर t की क्या वैल्यू पुट की जाए कि जो इस सारी टर्म को बराबर 0 कर दे, और वही t की वैल्यू इसके जीरोस कहलाएगी। वही जो t की वैल्यू आएगी वही इसके जीरोस कहलाएगी। मतलब t की जो वैल्यू इस टर्म को पूरी या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को 0 कर दे, वही t की वैल्यू यहाँ पर जीरोस कहलाती है। तो इस प्रकार पहले लिखना पड़ेगा इफ द वैल्यू ऑफ t² - 15 इज 0। अगर आप वो वैल्यू जो t² - 15 को 0 कर दे, कब, तब, तो वह वैल्यू क्या है वह हमें फाइंड करना। और उसका तरीका हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। क्या क्वेश्चन में क्या तरीका है कि t² - 50 को हमें ब्रेक करके लिखना है। तो हम लिख सकते हैं pt = t² - 50 को हम लिख सकते हैं
टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 ऐसा लिखा जा सकता है। अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से होगा तो यहाँ पर कुल मिला के हमें 15 प्राप्त होता है। और इसे आप और सरल शब्दों में लिखे तो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर भी इसे लिख सकते हैं। हमारा एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से आप इसे एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं टी माइनस, हम उसको वैसे ही टी चलने देते हैं, टी माइनस अंडर रूट 15 और एक बार टी माइनस प्लस अंडर रूट 15 ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टुकड़े इसके कर लिए हैं। अब यहाँ से आगे हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 और यहाँ पर और लिखना है, या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है कब, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा तभी हमें जो है इसके जीरोस प्राप्त होंगे। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई 0 मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें 0 चाहिए और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते करते यहाँ आ गए तो ये एक्सप्रेशन यही एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन के वैल्यू 0 चाहिए। तो 0 चाहिए तो यहाँ पर दो टुकड़े हो चुके हैं इसके और दोनों टुकड़ों की वैल्यू 0 कब आ सकती है, मतलब इन दोनों का गुणा 0 कब आ सकता है, एक ये और एक ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब आ सकता है, जबकि इन दोनों में एक कोई भी 0 हो, या तो ये 0 है या फिर हम लिख सकते हैं कि t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, या तो यह 0 है या फिर यह 0 है, तब जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। तो हम एक एक को कर लेते हैं। इफ t माइनस 15 इक्वल टू 0 तब क्या होगा, देन t इक्वल टू, यह इधर गया तो प्लस का 15 हो गया, ये प्लस का अंडर रूट 15, आपकी एक वैल्यू आ चुकी है। और दूसरी वैल्यू इफ t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। तो इस प्रकार से हमें दो वैल्यू प्राप्त हो जाती है, एक प्लस में और एक माइनस में अंडर रूट के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों निकालना है। तो हम यहाँ पर एक को सॉल्व करते हैं, सम ऑफ जीरोस, थोड़ा सा लेटर को स्मॉल कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट माइनस अंडर रूट 15, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों को लिख दिया मैंने प्लस करके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0, आपको फाइनली प्राप्त होता है 0। और 0 आने के बाद आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर, आपकी जो टर्म है आप इसको ऐसा समझिए, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस प्लस 0t माइनस प्लस माइनस 15, आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t प्लस माइनस 15, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं और देख सकते हैं कोफिशिएंट के लिए। अब आपका 0 कहाँ है, 0 है t की टर्म में, t की टर्म में 0, वैसे t की टर्म यहाँ नहीं है लेकिन हम इसको इस प्रकार से और लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख के, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं, और 0 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t है हमारा 0, ठीक है, उसके लिए प्लस और माइनस कोई मायने नहीं रखता है। और अपान यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1 और कोफिशिएंट ऑफ टी हो गया आपका 0। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं और इसका रिलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं रह जाता है क्योंकि 0 0 है, 0 से माइनस का गुणा होगा, हमने फार्मूला बनाने के लिए ऐसा लिख दिया है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का गुणा, √15 का गुणा माइनस √15 से करते हैं तो हमारे पास आता है फाइनली √15 को हमने यहाँ लिखा था 15, तो यहाँ पर हम इसे 15 वापस लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया -15 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब -15 आपकी टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपकी जो है कांस्टेंट टर्म है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस कांस्टेंट टर्म अपान, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अपान 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो इस प्रकार से यह इसका रिलेशन हो जाता है और दोनों प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। पहले क्वेश्चन के जीरोस फाइंड कर लिए, जीरोस फाइंड करने के बाद आपने रिलेशन भी यहाँ पर बता दिया है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का। तो यहाँ पर हमने जीरोस फाइंड कर लिए, जीरोस फाइंड करने के बाद हमने कोफिशिएंट के रिलेशन भी दिखा दिया और यहाँ पर एक माइनस हमने लगा दिया था और 15 के अंदर यहाँ पर आप इस माइनस को चाहे तो नहीं लगाएं क्योंकि यह माइनस कोफिशिएंट के अंदर ही है, यह आपका 15 ही टर्म के अंदर है, तो यह माइनस हमें नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से एक माइनस मेरे हाथ से लग गया था जो कि गलत था और यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यह आपका फाइनल हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3x² - 1x और -4। यह हम px के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो px की फॉर्म में अगर इसे लिखें तो यह है हमारा 3x² और प्लस यहाँ पर -1 -1x प्लस -4, यह इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। हम पहले ही लिख कर रख देते हैं क्योंकि कोफिशिएंट के समय आप तुलना करेंगे तो फिर दिक्कत आती है, तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब हमें वही लिखना है, द वैल्यू ऑफ px the value of px, the value of px मतलब px क्या है, यह px है। वैल्यू ऑफ px इज 0। द वैल्यू ऑफ px, px के 0 वैल्यू चाहिए कब, when, जब px की वैल्यू जब 0 होगी तब यहाँ पर हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, 3x² - x -4। तो 3x² - x -4 को हम -x को 2 टुकड़ों में तोड़कर लिख सकते हैं। तो 2 टुकड़ों में इसे तोड़कर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3x² - 4x प्लस 3x -4, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। 3x² यह आपका px ही चल रहा है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं 3x ही चल रहा है। तो आप इसको यहाँ पर ब्रेक करके लिखते हैं। आप एक काम कीजिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x कॉमन लिया तो यह हमारे पास बचता है 3x बचता है और माइनस का यहाँ पर 4 बच जाता है और यहाँ पर +1 कॉमन ले लिया तो 3x - 4 बच जाता है और 3x - 4 को अगेन कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x + 1 बच जाता है, यह आपका x और ये +1 शेष यहाँ पर बच गया। तो कुल मिलाकर इन दोनों का गुणा हमें 0 आना है। वेन इन दोनों का गुणा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 कब आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब आएगा जब इन दोनों में से एक टर्म आपकी 0 होगी, या तो x 3x - 4 0 हो या x + 1 0 हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3x - 4 = 0 या फिर x + 1 = 0। इस टाइप से 2 लिख सकते हैं, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0 इफ़। अब इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, इफ़ 3x - 4 = 0 कब, देन
x इक्वल टू आपका 4 उस तरफ चला जाएगा और 4 उस तरफ जाने के बाद यहाँ पर हो गया प्लस का 4/3, तो यहाँ पर आ जाता है 4/3। तो आपकी एक वैल्यू तो यह आ गई x की। एंड इफ नेक्स्ट है हमारा x + 1 इक्वल टू 0, ऐसा होता है तब जो है x की वैल्यू आ जाती है -1। तो कुल मिला के आपके जो यहाँ आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आती है 4/3, आपका एक जीरो, और यह आपका दूसरा जीरो बीटा आता है -1। तो इस प्रकार आपके दो जीरोस फाइंड हो जाते हैं। एक जीरोस आता है 4/3 और एक जीरोस आता है -1। अब हम जीरोस आ चुके हैं, अब हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं और उनका कोफिशिएंट से रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस करते हैं तो 4/3 -1/1, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो 4/3 में से आपने 1 माइनस किया, तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास आता है 3, तो 4 इधर -3 इधर, और कुल मिलाकर हमारे पास बचता है +1 1/3, यह हमारा आता है 1/3। और 1/3 आने के बाद हम इसे कोफिशिएंट के लिए कैसे लिखेंगे? 1/3 हम देखते हैं यहाँ पर 1 कहाँ है, -1 यहाँ पर है। हम इसे लिख सकते हैं, हमारे फार्मूले के अंदर क्या है, माइनस है ऑलरेडी, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर अगेन -1/3, ऐसा इसे लिख सकते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस। अब आप इसकी तुलना कर दीजिए, -1 यहाँ पर -1 है। -1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? -1 के लिए हम लिख सकते हैं इसे x का कोफिशिएंट। तो यह है, यह माइनस लगा दिया मैंने, और यह है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, यह आपका कोफिशिएंट ऑफ x है -1। और 3 क्या है? 3 आपका है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आप इसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यह हमारा हो गया सम ऑफ जीरोस का। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अर्थ है कि दोनों का मल्टीप्लाई 4/3 इंटू 1, 4/3 इंटू -1 है, -1 है, तो यह माइनस लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया, मतलब -4/3। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। अब आप देखिए -4/3, तो -4/3 को आप थोड़ा सा और बेहतर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बाहर और एक ये प्लस बाहर और प्लस, और ये माइनस और ये 3, इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं। मतलब आप जो है ब्रैकेट के अंदर माइनस को लिख सकते हैं। अब आप इसे ऐसा लिखेंगे, तब आप देखेंगे कि -4 कहाँ है। -4 हमारा कुल मिला के दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली कि यह हमारा कांस्टेंट टर्म है। यह क्या है? तो हम -4 को लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपान, यहाँ पर 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आप इसे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यह है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और इसे हमने सॉल्व कर दिया। इसके अंदर कई खूबियाँ हैं। तो आपको यहाँ दे वैल्यू ऑफ px इज 0, आपको जो px दिया हुआ है, px क्या दिया है? यह दिया है, px आपको यह दिया है। इस px की वैल्यू 0 कब होगी? जब होगी तब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। यदि इसकी वैल्यू 0 है तभी वही वैल्यू जिसके कारण यह आपका 0 होता है, वही वैल्यू उसके जीरोस कहलाती है। तो उसे निकालने के लिए हमें यहाँ लिखना होता वैल्यू ऑफ px इज 0। px की वैल्यू 0 होगी जब आप इस प्रकार से इन दोनों को फैक्टर निकाल लेंगे, उन दोनों के फैक्टर के मल्टीप्लाई 0 होगा, तब जाके इनमें से आपको एक 0 होगा और एक 0 होगा। तो एक 0 से आपको इस प्रकार से लिख के अल्फा और बीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कुल मिलाकर यह है कि इसका अर्थ है कि
ये हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, दोनों का गुणा आ चुका है। इन दोनों गुणा में से एक गुणा हमारा 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, तभी ये पूरा का पूरा 0 होगा। ठीक है, इसका कहने का अर्थ यह होता है और इस प्रकार से लिखा और समझा जाता है। चलिए, यह हमारा कुल मिला के फाइनली एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको यह लेक्चर बहुत ही पसंद आए होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं और आप बहुत ही अनुभवी व्यक्ति से यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल भी संकोच ना करें, आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल बेहतर हो ही जाएगा। आप मेरे साथ यदि नए हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए लिंक, ताकि सभी इन लेक्चर्स को देख सके, समझ सके। थैंक यू वेरी मच।